नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप हैं दिव्य दृष्टि के साथ। एक बहुत ही बड़ी जो अपडेट है कि थोड़े दिन पहले ही आलोक राज सर ने और जो भजनलाल सरकार है उन्होंने क्या किया था कि जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे भी अभी हाल में जिनकी जो भी जिस पोस्ट के लिए नियुक्त हुए हैं, जैसे राजस्थान पुलिस था, वीडियो था, पटवारी था, उसके साथ ही एक कैलेंडर भी जारी किया गया। लगभग 44 जो वैकेंसीज है उनके लिए कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें एज इट इज आप थंबनेल में जो देख रहे हैं चीजें कि आरएसएसबी एलडीसी के लिए 10,644 यानी 10,644 पोस्ट सर धमाका कर दिया। 2018 में या तो 14,000 के आसपास की इतनी बड़ी वैकेंसी थी। 2024 में वैकेंसी हुई थी लेकिन बहुत ही कम पदों पे हुई थी। तो ऐसे मान के चलो कि हमको वेट था कि सर अगर बड़ी वैकेंसी एलडीसी के लिए आती है और अच्छी स्ट्रेटजी और गाइडेंस के साथ अगर कोई इंस्टीट्यूट इस पे काम करता है तो राजस्थान की ऑलमोस्ट बच्चों का भला हो जाएगा। इसी मुहिम को देखते हुए दिव्य दृष्टि आपके लिए लेके आया एक छोटा सा स्ट्रेटजी एंड प्लान। जैसे कि बेसिकली अगर मैं सिलेबस का थोड़ा सा इंट्रो की बात करते हैं अपन, तो अपना जो ये एग्जाम है ये जुलाई तक जाएगा। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं, उन चीजों पे हमें गौर करना पड़ेगा कि सर इसका ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है। प्रीवियस ईयर जो अपन पेपर देखते हैं वो हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी, किस तरीके की अप्रोचेस पे लेके जाते हैं। हालांकि जब हम 2018 के पेपर की बात करते हैं तो उस टाइम को आज ऐसे मान के चलिए कि 7 से 8 साल पुरानी बात हो गई। आरएसएसबी ने अपना पैटर्न बदला है, एज इट इज आरपीएससी ने भी अपना पैटर्न बदला है। कहने का मतलब राजस्थान की हर एक एग्जाम कंडक्टिंग जो अथॉरिटी या जो बॉडी है वो अपने पैटर्न को चेंज कर रही है, क्योंकि सर टाइम की डिमांड इसी प्रकार की है, बच्चे इस तरीके से अथॉरिटिक चीजों से पढ़ रहे हैं और सिनेरियो चेंज हुआ है जिसमें कोई दोहराई कतई ही नहीं है। तो हमें भी अपनी स्टडी का पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं या जो हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, भले अपन वीडियो की बात करें, पटवारी की बात करें, या अपन थोड़ा सा और अगर अपग्रेड होके आरएस के एग्जाम्स की बात करते हैं, तो हमें मोस्टली ये देख रहे हैं कि सर ऑलमोस्ट बच्चे हैं वो 33% कट ऑफ को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जो चीजें हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें कॉन्शियस नहीं, मैं ओवर कॉन्शियस, और मैं स्मार्ट नहीं, डैम स्मार्ट, मैं इन वर्डों को चेंज करूंगा। क्योंकि ये पहले कहते हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, लेकिन अब स्मार्ट वर्क भी नहीं, आपको ओवर स्मार्ट वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी स्मार्टनेस को अपग्रेड करने की, तभी आप इन एग्जाम में पार पा सकते हो। जैसे हाल ही में अभी 4th ग्रेड का रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। जो परिचालक की कट ऑफ आई है बिल्कुल चौंकाने वाली कट ऑफ थी कि सर इतना भी कोई पेपर है जो 4th ग्रेड के लिए या परिचालक के लिए कोई एग्जाम हो रहे हैं और इनमें इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो क्या आने वाले टाइम में क्या एक अच्छी जॉब सिक्योर करना एक सपना ही रह जाएगा। तो उस सपने को साकार करने के लिए हमें हमारे पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो लग रहा है उन वैकेंसी पे। भाई 10,644 पोस्ट अगर एलडीसी की है तो आप ये मान के चलिए कि 10,644 का तो उद्धार होने वाला है। तो वो है कौन और हम उसमें से क्यों नहीं, उसी है कौन और हम क्यों नहीं, उसी जो बीच का गैप है इसको दूर करने के लिए एक छोटा सा मैंने और मेरी टीम ने जो ट्रेंड एनालिसिस किया है, सिलेबस जो किया है, या पीछे का जो पूरा पैटर्न, हमारी जो यहाँ की एक्सपर्टिज्म है, या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी 8-10 एग्जाम जो पास किए हैं, एक दो जो इंटरव्यू दिए हैं, उससे मेरा जो एक्सपर्टिज्म है वो ये कहता है कि अगर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम किया जाए तो इतना भी जो टफ एंड हार्ड है वो नहीं है। और बातों को दरकिनार करते हुए पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इस पेपर की जो बेसिकली डिमांड क्या है। आप देख सकते हैं आरएसएसबी एलडीसी जीके जीएस की जो पूरी रणनीति है, इस बार अंतिम प्रहार कंसेप्ट पे अपन काम करेंगे। एक बार थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं चीजों को किस तरीके से काम करता है। सर बेसिकली अपन जब भी राजस्थान एग्जाम के लिए जाते हैं तो हमें दो तीन चीजों पे, मैं आऊंगा उस मुद्दे पे बात करूंगा कि हमें कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमारे माइंड में एक मिथ है कि किस चीज का वेटेज कितना है। क्या हमें सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, क्या हमें सभी सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करना है, या हमें उस पोर्शन पे ज्यादा जाना है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो उसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक बड़ी चीज रहती है सर हमारे माइंड में कि सर करंट अफेयर की बात करें। करंट अफेयर को लेके अगर इस एलडीसी वाले एग्जाम की बात करें, जैसा कि मैं सिलेबस में देख रहा हूं, सबसे पहली जो लाइन लिखी गई है उसमें दिया गया है समसामयिक मामले जो हैं, यानी करंट अफेयर जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की हमें इसमें बात करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इंटरनेशनल लेवल के भी एक दो क्वेश्चन इसमें आपके फंस सकते हैं, तो आप उसमें भी बिल्कुल हमें कोताही नहीं बरतनी पड़ेगी। करंट अफेयर के मुद्दे की सर जब बात करते हैं तो हमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को श्योर मिलेंगे। और आप पिछले 2-3 साल के एग्जाम्स का जितने भी आरएसएसबी के एग्जाम हैं उनका आप ट्रेंड जब देखोगे तो आप ये पाओगे
कि स्टैटिक चीजों को भी करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। जैसे अभी हाल ही का मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे इथोपिया के अंदर, एज ए जियोग्राफी एजुकेटर मैं एक ऐसा ही एग्जांपल कोट करूंगा कि इथोपिया के अंदर जो एक वोल्केनो इरप्शन हुआ है, यानी एक ज्वालामुखी फटा है, हाईली गुबी। तो अब वो इंपॉर्टेंट हो गई वो लोकेशन। अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे वही के बारे में पूछे, वो आपको पूछ सकता है वो लोकेशन कहाँ है, क्योंकि वो करंट में है, या इथोपिया की कौन सी जगह पे है, या उस वोल्केनो का नाम क्या है, या वो किस टाइप का वोल्केनो है, या वो कितने टाइम बाद उसमें फिर से वोल्केनिक इरप्शन जैसी घटना देखने को मिली है। यानी करंट की जो चीज है उसको ज्योग्राफी में वो क्या कर रहा है, स्टैटिक से लिंक कर रहा है। हमें बस ये चीज पकड़नी है, हमें एग्जामिनर की उस अप्रोच पे काम करना है कि वो कहां तक जाके हमसे चीजें पूछ सकता है। एक बार हमने उस सोच के साथ अगर कॉम्बिनेशन बिठा लिया तो आई थिंक एग्जाम को क्रैक करना इतना टफ नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है। अब ये करंट के जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन है, इसमें आपके राजस्थान से भी क्वेश्चन रहेंगे इक्वल वेटेज में, आपके इंडिया से भी क्वेश्चन रहेंगे, और भले ही सिलेबस में आपको मेंशन ना किया हो लेकिन आपको इंटरनेशनल करंट को भी आप साइड नहीं कर सकते। 2-3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं कि 100% देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से उन्हीं पे हम गौर करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी वाले पोर्शन से उसके जस्ट बाद लाइन दी गई है, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन में भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। नाम बहुत छोटा सा लिखा गया है लेकिन ये चीज अपने आप में है बहुत डिटेल। पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को नाप के रख दिया, पूरे पर्यावरण अध्ययन को है वो इस 2 लाइनों ने नाप के रख दिया। यानी मान के चलो कि यहां से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बाकी का जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको भी लिंक करके आएगा। यानी इसमें आपके जितने भी अभ्यारण्य हैं, जितने भी जो आपके पार्क हैं, जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं, उन सारी चीजों पे अभी जैसे अपनी जो नई पर्यावरण सॉरी ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है तो वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें उन चीजों पे क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ये लाइन पढ़ने में भले ही आपको छोटी लग रही हो, पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब आप ढंग से पढ़ते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है वो ज्योग्राफी के कुछ एक पोर्शन को छोड़ के पूरे पोर्शन को कवर करती है। तो लाइन छोटी है लेकिन नंबर ऑफ जो है वो सबसे ज्यादा आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं उसके बाद कि सर ज्योग्राफी राजस्थान का स्पेशली हमें, मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं, मैं पेपर 2 की बिल्कुल यहां पे मैं बता दूं कि जो पेपर सेकंड जो है 150 मार्क्स का, जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश का है, उसकी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, पेपर फर्स्ट के लिए मैं सारी बात कर रहा हूं। अगर सर इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान के पर्सपेक्टिव में जब अपन ज्योग्राफी पे आते हैं तो यहाँ पे साफ साफ हमारे सामने मुद्दे लिखे गए हैं क्या, कि राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, सिलेबस आप सबके सामने है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री चल रही है, और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसमें मुख्य मुख्य हमें नहरों के बारे में पढ़ना होता है, मरुभूमि के विकास में संबंधी हाल में जो चल रही योजनाएं हैं जो हमारे इको सर्वे और राजस्थान के करंट अफेयर से रिलेट खाती है, हस्त उद्योग हो गए, अन्य जो इकोनॉमिकल जो योजनाएं हैं, स्कीम है वो हो गई, उनसे रिलेटेड सारे भी कार्यक्रम हो गए। और यहीं पे उसने पंचायती राज और उनकी भूमिका, यानी ग्रामीण लेवल पे उसने पॉलिटी वाले टच को भी साथ में कवर करने की कोशिश की है। सिलेबस को अगर आप ढंग से नहीं देखोगे तो आपको समझ भी भाई नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कि यहां से आपको मोस्टली मेरा आइडिया है कि 5-1 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट अभी लेके आएगी, आपको लेटेस्ट, पहली बात तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। दूसरी बात, स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं जैसे एग्रीकल्चर वाला हो गया, हमारा जीडीपी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो हो गए, जितनी भी आधारभूत योजनाएं हैं वो हो गई, जितना भी जो ऊर्जा वाला है सेक्शन है वो हो गया। वो आपको प्रॉपर्ली राजस्थान के संदर्भ में इको सर्वे में डिटेल से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा पंप लगा है, कौन सा सोलर प्लांट बड़ा है। ठीक है, और राजस्थान का जो ऊर्जा क्षमता में स्थान कितना है, सोलर में अभी हमारी क्या रैंक है, कितना टोटल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बाहर कितना भेज रहे हैं, यहाँ हमारे कितनी जो कुल ऊर्जाएं हैं वो हम उत्पादित कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, तापीय ऊर्जा कितनी है, दूसरा अन्य जितने भी सोर्स है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह हो गया। इन सारी चीजों के जो फैक्ट हैं वो हमको याद करने पड़ेंगे, और आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपको इजीली यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा सबका चहेता कि राजस्थान इतिहास और आर्ट कल्चर की सिर्फ बात क्यों नहीं कर रहे। हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर की जब बात करते हैं तो अपने आप में बड़े ही फैक्चुअल से भरा हुआ लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, कि अगर कोई आपने देखे होंगे जैसे अपने यहाँ पे दुर्गेश सर जो कवर करवा रहे हैं, मतलब बड़ी ही उम्दा पर्सनैलिटी और बहुत ही शानदार तरीके से, मैं बहुत बार बच्चों को देखता हूँ जो आके उनसे बोलते हैं कि दुर्गेश सर आप जो पढ़ाते हो
वो पता नहीं कैसे माइंड में फिट हो जाता है, एग्जाम में आपकी बातें हमें याद आती है कि ये बात तो सर ने उस पर्टिकुलर क्लास में उस टाइम बताई थी। तो लगभग यहाँ से आपको 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आर्ट कल्चर वाले पोर्शन से और राजस्थान के इतिहास से। अब अगली बात करते हैं, तो हमारे पास यहां तक की अगर बात करें तो पहले जो कैटेगराइजेशन था वो क्या था, ये था कि सर जीके के 50 क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, उसके बाद सर साइंस के 50 क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, और मैथ के भी 50 क्वेश्चन पूछ लो। पहले जो कैटेगराइजेशन था वो कुछ इस प्रकार का था पार्ट ए का, जिसमें से 150 टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते। लेकिन अब इसमें हल्का सा वेरिएशन कर दिया, जीके वाले पोर्शन को थोड़ा सा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और उसको कम कहां कर दिया, अब यहां पे आर्ट वाले कहेंगे गुरुजी न्याल कर दिया, न्याल कर दिया गुरुजी, 10 क्वेश्चन तो कम करवाया, लेकिन फिर साइंस वाले उछल पड़े गुरुजी यहाँ पे हमें गड़बड़ कर दी। तो वो बात इक्वली ही हो जाती है, यहाँ पे कोई आपको बिल्कुल भी समस्या वाली बात नहीं है कि आपको मैथ्स के 40 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि अर्थमेटिक का पोर्शन है वो ज्यादा रहता है, एडवांस का पोर्शन बहुत ही कम रहता है, एक 70-30 का बेसिक सा रेशियो। और ऐसा कि आप ऐसे मान के चलिए कि आपको ऑलमोस्ट 10th क्लास तक की जो मैथमेटिक्स है वो पढ़नी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10th क्लास तक की जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको देखनी होती है। उसमें बस आपका खेल क्या रहता है कि आप मैथमेटिक्स को कैसे अच्छे से डील करते हैं, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, आपको फॉर्मूलाज कितने अच्छे से आते हैं, आपकी एलिमिनेशन मेथड्स आपके कितने अच्छे हैं। जैसे इकोसरी वाले पोर्शन पे मैं बात कर रहा था आर्ट कल्चर वाले में, तो उसमें बेसिकली हमें मिडाइवल हिस्ट्री, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतनाओं वाला पोर्शन, और राजनीतिक पुनर्गठन है, हमारी बोलियां हैं, लोक भाषाएं हैं, और जो साहित्य हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य हो गया। उसके बाद संत, कवि, योद्धा, जितने भी लोग, देवी देवता, सांप्रदायिक सौहार्द यानी उनसे जुड़े हुए जो गीत हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। और मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये बेसिक कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए अपन देखते हैं, जो आपको पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कहां से रिलेट खाता है, इको सर्वे से खाता है। जैसे मैंने ऊर्जा वाला चैप्टर बताया था कि इको सर्वे में स्पेशली ऊर्जा का एक चैप्टर है, जिसमें जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा, करंट से रिलेट करके ये हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद साइंस की एवरीडे साइंस लिख रखा है, लेकिन एवरीडे साइंस लिखने का एग्जामिनर ने बड़ी अच्छी अप्रोच लिया है कि आपको साइंस एवरीडे पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइंस से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अकेला साइंस से पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले आपकी फिजिक्स और दूसरा यानी आपका भौतिक है। उसके बाद इसी में आपसे केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन, टेक के भी क्वेश्चन है, बायो के भी क्वेश्चन है। यानी अकेली जो साइंस है इसमें आपको 4 पोर्शन कवर करने पड़ेंगे। इसमें सर आपको फिजिक्स भी देखनी पड़ेगी, इसमें आपको केमिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें आपको बायो का भी पोर्शन देखना पड़ेगा, और इसमें आपको टेक का भी पोर्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। इन चारों से मिला के आपके 50 क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बेसिक। ऐसे मान के चलिए कि आप 9th और 10th की अगर एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, एज इट इज चैप्टर है। जैसे जो एवरीडे साइंस का टॉपिक नंबर 4 जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप सिलेबस में देखना, प्रकाश का प्रावर्तन एवं इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज, ये 10th क्लास का एज इट इज 10th चैप्टर है। जैसे एक देर का है क्या, धातु, अधातु और उसके प्रमुख यौगिक, मेटल एंड नॉन मेटल की जब आप बात करते हो, तो आप देखोगे 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, शायद ये 3 है। उसके बाद कार्बन के अपर रूप, आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 4 जो है 10th क्लास का, एज इट इज ये चैप्टर 10th क्लास का, आप बुक एनसीईआरटी उठा के देख सकते हो, मैं कोई यहाँ पे आपको गुमराह नहीं कर रहा, एज इट इज मैं चैप्टर के नाम के साथ आपको कोट करते हुए जा रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन की जब आप बात करते हो, तो आप देखते हो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ये 10th का चैप्टर नंबर 13 है। यानी पूरा डेटा एक बेसिक सी, एक पीछे एक स्ट्रेटजी जो हमने वीडियो देखी थी, और उसमें हमें ये बताया था कि अब अन्य किताबों से नहीं, अब आपको जेन्युइन सोर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं उन जेन्युइन सोर्स की ही बात कर रहा हूं कि वो जेन्युइन सोर्स है क्या, तो ऑलमोस्ट जो चैप्टर है वो आपके 9th और 10th से आपको देखना। जैसे विद्युत मोटर है, ये 10th क्लास का है। बायोटिक, एबायोटिक, इकोसिस्टम वाला चैप्टर नंबर 13 है आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और देखोगे, जैसे ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर हैं, या फिर डिजीज है, और ये ह्यूमन आई, ह्यूमन डिजीज, ये सारे चैप्टर आप कहां से देखोगे, 9th और 10th की एनसीईआरटी से आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ, तो मैथ में आपके 2-3 टॉपिक है जो एडवांस के हैं, बाकी सारे टॉपिक आपके किसके रहने वाले हैं, सारे टॉपिक आपके किसके रहने वाले हैं, जिसके अर्थमेटिक के। फिर बात आती है सर की पॉलिटी वाला पोर्शन, तो भैया ऐसे मान के चलो कि 10 से 14, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन है वो आपके यहां से पूछेगा। कहने का मतलब सर इस बार वेटेज बढ़ा के जीके का वेटेज है वो इतना कर दिया, 60 मार्क्स का आपका जीके का वेटेज रहने वाला है।
40 मार्क्स का आपका 50 मार्क्स का आपका साइंस का रहने वाला है, ठीक है, और 40 मार्क्स का आपका किसका रहने वाला है, मैथ्स का रहने वाला है। और टोटल ये मिला के कितने होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं पेपर फर्स्ट के, 150 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अपने पास क्या स्ट्रेटजी है, अपने पास क्या अप्रोच है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर मैं यहां से बात करूं कि सर इसके लिए दिव्य दृष्टि की तरफ से क्या पहल है, ठीक है। जब मैं बात करता हूं यहां से, तो हमने जो बैच अनाउंस कर रखा है, एलडीसी जो बैच हमारा चल रहा है, एलडीसी जो बैच, इस एलडीसी वाले बैच के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप स्टोर पे जाना है, ठीक है। ऐप स्टोर पे आप जाके जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको एलडीसी सेक्शन में मिल जाएगा। दूसरा, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, दूसरा टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब टेस्ट सीरीज का भी पैटर्न हमको चेंज करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज का भी पैटर्न बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल नॉर्मली टेस्ट लगाए आपने छोड़ दिए। वो आप यहां जब आओगे, आप ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कीजिए, यहाँ के आप इंक्वायरी कीजिए। ये बिल्कुल कोई प्रमोशनल वाली चीजें नहीं है, बाकी प्रमोशन का जमाना है भाई, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से मैं चीजों को आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जिसमें कुछ भी आपको ऐसा ना लगे कि रिफर्बिश्ड है या फिर आर्टिफिशियल है। एकदम जो नेचुरल बात है वो करूंगा, कि आप जब आएंगे यहाँ की क्वालिटी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये एक बेसिक सा ट्रेंड एनालिसिस था हमारे पूरे के पूरे एग्जाम का। पेपर जो हमारा सेकंड है, उसके बाद पेपर जो सेकंड है उसमें बेसिकली क्या है कि सर 75 मार्क्स के टोटल हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के लिए बेसिकली दी बेस्ट फैकल्टी आप सबको पता है कि किशन सर करवा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए भी अपने पास पीसी सर करवा रहे हैं, और भी फैकल्टीज है अपने पास। लेकिन जो दी बेस्ट है जो एलडीसी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ड्रीम कवरिंग प्रोजेक्ट है एलडीसी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी एज इट इज, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारी कैपेसिटी है वो अभी इसी चीज में लगी है कि राजस्थान के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में हम ये नाम दर्ज करवाएं कि एलडीसी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने में दिव्य दृष्टि का प्रॉपर रोल है। हाथ नहीं, पूरा का पूरा खुद दिव्य दृष्टि है, ठीक है। तो ये बेसिक सी एक बात थी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि सर एग्जाम, तो एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं। एग्जाम जब जुलाई में होने वाला है तो हमारे पास, यानी मैं अगर मिड ऑफ जनवरी से लेके मानूं तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी मोटा मोटी हमारे पास कितने महीने का टाइम है, 5 महीने का टाइम है, 5 महीने का टाइम है। इस 5 महीने में आप कोई भी बैच यहां से ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज लें, और नेक्स्ट 3 मंथ में, 3 मंथ के अंदर अपना क्या करें, 3 मंथ में अपना कोर्स है वो कवर करें, ठीक है। उसके बाद अगले 1 मंथ में आपको क्या करना है, अगले 1 मंथ में आपको क्या करना है, फुल ऑफ टेस्ट एंड रिवीजन। और बच गया जो 1 मंथ, उसमें जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने स्ट्रेटजी पे बातें की है, उसको फिर से क्या करें, मेरा यही जो फॉर्मूला RRR, रीड, राइट एंड रिवाइज, इस पे काम करें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा प्लान था कि सर एलडीसी के लिए अपन किस तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरी एक और नई बात, जो इस चीज को अब कुछ बच्चे ऐसे मानेंगे कि सर बहुत कॉस्टली है, अपन तो ये चीज कर ही नहीं सकते, या जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए समस्या रहती है। तो ऑनलाइन वालों के लिए मैं फिर से बता दूं कि 26 जनवरी जो आ रहा है, 26 जनवरी को दिव्य दृष्टि क्लासेस का जितना भी मटेरियल है वो आपको 26 रुपए में, यानी आप कोई भी टेस्ट सीरीज लें आपको 26 रुपए में मिलने वाली है। आप कोई भी कोर्स परचेज करें, भले वो लाइव हो भले वो रिकॉर्डेड हो, वो आपको 26 रुपए में। हालांकि अभी आप प्राइस देखोगे तो वेरिएशन मिलेगा। ये बात कब की है, ये 26 तारीख की है। कब से, मॉर्निंग 7 AM से लेके आपके लगभग रात के 11 बजे तक ये ऑफर आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी अपनी बात थी, किसको लेके, अपकमिंग जो अपना एलडीसी एग्जाम है उसको लेके, ठीक है। आई होप आप सबके ये बात समझ में आई होंगी। आपकी जो भी क्वेरी हो आप इस वीडियो के बाद में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी बात है वो आप हमसे यहाँ पे आके भी मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।